अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आरबीसीज़ यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब एक दफ़ा और ओवरव्यू ले लेते हैं। लाइक हमारे पास सबसे पहले हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, वो हमारे पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो डिफ्रेंशिएट होने के बाद हमारे पास दो टाइप के सेल्स बना रहे होते हैं, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, इसके अलावा माइलोइड स्टेम सेल्स। इरिथ्रोपोइसिस जो होती है वो हमारे पास माइलोइड स्टेम सेल्स का पार्ट होती है, तो यानी कि ये डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं। माइलोइड स्टेम सेल्स तो हमारे पास बना रहे होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट और मेगा कैरियोब्लास्ट। और इसके अलावा फिर ये इरिथ्रोब्लास्ट और मेगा कैरियोब्लास्ट जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड में और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोइड में। मेगा कैरियोइड ने जाकर आगे प्लेटलेट्स बनाने होते हैं और ये जो इरिथ्रॉइड होता है इन्होंने आरबीसीज बनाने होते हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से ये वाली जो चेन है कि ये इरिथ्रॉइड जो है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड मेगा कैरियोसाइड का से निकल रहा होता है या ड्राइव हो रहा होता है या डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है। इसी तरीके से यहाँ से ये फर्दर माइलोइड स्टेम सेल से आ रहे होते हैं। माइलोइड स्टेम सेल्स प्लूरिपोटेंट से डिफ्रेंशिएट हुआ होता है और यहाँ पर जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड है ये कन्वर्ट होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोब्लास्ट फिर बेसोफिलिक हो सकता है, इरिथ्रोब्लास्ट बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट जिसे हम अर्ली नॉर्मोब्लास्ट कह सकते हैं। फिर ये हमारे पास इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट या पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट और फिर तीसरा जो होगा वो हमारे पास लेट इरिथ्रोब्लास्ट या इजिनोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट या इजिनोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट हो सकता है। ओके, तो ये सारे जो है चेंजेस आ रहे होते हैं इस एक कॉलोनी फॉर्मिंग इरिथ्रॉइड को एक रेटिकुलोसाइट बनने के लिए। बीच में कितने सारे फेजेस आ रहे होते हैं, उसके अंदर सेल्स के अंदर चेंजेस आ रही होती है। सेल जो साइज़ है वो लार्ज से स्मॉलर की तरफ जा रहा होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो कंडेंस है, नो न्यूक्लियस। इरिथ्रोसाइट्स जब हमारे पास ब्लड के अंदर आते हैं तो वो अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज़ करके आते हैं। इसी तरीके से चेंज इन साइटोप्लाज्म जो है वो आता है लाइक नॉर्मल टू फुल ऑफ हीमोग्लोबिन। जो नॉर्मल साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिनाइजेशन होती है और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर वो आरबीसीज़ के अंदर अपेयर हो रहे होते हैं और आरबीसीज़ का रेड कलर भी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से होता है। रेटिक्यूलो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं एंडोथीलियल सेल्स के अंदर। एंडोथीलियल सेल्स किसके किडनीज़ के अंदर जो हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट है या बल्कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट है किसके अंदर, किडनीज़ के अंदर। उन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की जो एंडोथीलियल सेल्स है ना वहाँ से हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ हो रहा होता है और ये इरिथ्रोपोइटिन का क्या काम होता है, ये इरिथ्रोपोइसिस करवा रहा होता है। ओके, इरिथ्रोपोइसिस मतलब ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये सब कुछ ये सारे का सारा का फैक्टर कौन होता है, इरिथ्रोपोइसिस इसमें हेल्प करवा रहा होता है। अब आरबीसीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ना, आरबीसीज़ जो है नॉर्मली डायामीटर में होता है 7 to 8 माइक्रोन इसका डायामीटर होता है। विड्थ होती है इसकी 2.5 माइक्रोन। इसके अलावा जो है 1 माइक्रोन जो है वो सेंटर से होता है, लाइक हम इसका सेंटर है। आरबीसी बाइकॉनकेव होता है, ये तो सभी को पता होता है, बेसिकली आप लोग भी याद कर लें। आरबीसी बाइकॉनकेव होते हैं, इनका जो डायमीटर होता है वो 7 to 8 माइक्रोन होता है। इनकी जो विड्थ होती है वो 2 to 5 माइक्रोन होती है और इसका जो सेंट्रली ये होता है ये 1 माइक्रोन होता है, 8 सेंटर। इसके अलावा आरबीसीज़ हैव एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन। आरबीसीज़ के पास एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रही होती है ताकि ये इजीली जो है ना किसी भी जगह से या बहुत बारीक छोटी छोटी जो कैपिलरीज हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं वहाँ से भी इजीली रन कर जाए। एक किस्म का समझे एक बलून है, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा छोटा सा बलून हमने लिया है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं मतलब नॉर्मल अमाउंट में पानी डाल दिया है और उसके बाद उसको पैक कर दिया। उसके बाद हम उसको सिक्वीज़ करेंगे तब भी वो नहीं ना रप्चर होता। और अगर उसके अंदर हम ओवर जो है वाटर फिल कर दें और उसके बाद उसको हम सिक्वीज़ करेंगे तो उसके चांसेस होते हैं कि वो रप्चर हो सकता है। इसलिए जो सेल की सरफेस मेम्ब्रेन है आरबीसीज़ की वो बहुत ज़्यादा होती है ना, सरफेस एरिया एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ताकि आरबीसीज़ डिस्ट्रॉय ना हो। और इसके अलावा ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो भी पॉसिबल हो जाता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी। एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन हेल्प करती है आरबीसीज़ को सिक्वीज़ बिटवीन द कैपिलरीज विच आर मोर स्मॉल। जो स्मॉल कैपिलरीज है वहाँ से इजीली सिक्वीज़ होकर निकल सकता है। इसके अलावा सेल सरफेस प्रोटीन ऑफ आरबीसीज़ आर स्पेक्ट्रिन्स और एनकाइरिन्स। जो लाइक की जो सरफेस एरिया पे इसके प्रेजेंट होते हैं ना साइटोप्लाज्म के साथ जो कनेक्ट कर रहे होते हैं मेम्ब्रेन को, वो हमारे पास सेल सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, स्पेक्ट्रिन्स और एनकाइरिन्स। बेसिकली यही दो टाइप के प्रोटीन्स जो हैं बेसिक याद कर सकते हैं आप और इम्पॉर्टेंट नहीं है याद करना, एनकाइरिन्स और स्पेक्ट्रिन्स। इसके अलावा इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होती आरबीसीज़ के पास। तो ये हमारे पास क्या करते हैं एचएमपी शंट के थ्रू जो है ना
ATP प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ख़ुद जो है अपने आप को अलाइव रखते हैं। इसके अलावा हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर जो है RBCs स्फेरिकल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सेल सरफेस प्रोटीन डिफिशिएंसी। इनके अंदर ये जो सेल सरफेस प्रोटीन है स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन, अगर ये डेफिशिएंट हो जाते हैं तो जिसकी वजह से सेल जो है अपना इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं रख पाता और RBC जो है वो बन जाते हैं स्फेरिकल। तो यही होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RBCs। तो इसके अलावा हम आगे कंटिन्यू करते हैं हीमोग्लोबिन से। तो थैंक यू सो मच, देखते रहें।